Hello, dear students. Once again, welcome to the class. I know you all are feeling under pressure because of your upcoming pre board exams and then board exams. Am I right? Yes. But today I'm going to tell you some tips and tricks with the help of which you will be able to crack your pre board as well as the board exam very easily and with good marks. Okay, so let's start the video. सो डे स्टूडेंट्स आज की ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ बिकॉज ताकि सबको समझ आए। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। और अगर हम बात करते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स की, तो कई रीजन्स में हो चुके हैं और कईयों में अभी 20 को इंग्लिश का है और हमारे रीजन में जैसे 27 को है इंग्लिश का। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जनरली कि हमें किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट दैट इज मेक अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स कि आपको एक प्रॉपर प्लान चॉक आउट करना है कि आप कितना जो है मतलब क्या चीज आप स्टडी करेंगे, आपका टारगेट क्या है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि हमें पासिंग मार्क्स लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 में से 33% पासिंग मार्क्स है तो हमारा पहला जो टारगेट है वो 33% है। ठीक है, अगर 80 में से 27 मार्क्स आपके आने चाहिए, पहला टारगेट आपका 27 है और बाद में उस 27 को हम 72 करने की भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, मतलब आपको कौन सा जो टॉपिक है आपको कितना वो इजी लगता है, कितना मुश्किल लगता है, किस टॉपिक में आपको लगता है कि आप ज्यादा बेटर उसको कर पाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप पहले इजी टू डिफिकल्ट भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको इजी टॉपिक हैं पहले आप उनको कवर करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये इतना जो पोर्शन है वो मेरा प्रिपेयर्ड है। ठीक है, और उसके बाद आप धीरे धीरे डिफिकल्टी जो लेवल है उसको बढ़ाइए और डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ मूव कीजिए ताकि आपको धीरे धीरे आप सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज की कंसंट्रेट ऑन वीक सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज आपको मैथ्स सबसे ज्यादा वीक लग रहा है या उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आ रही है, तो आप अपने टाइम टेबल में मैथ्स को थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए। ठीक है, मतलब आप स्कूल से आने के बाद या आप ट्यूशन क्लासेस जो भी आप करते हैं उसके बाद आपके पास जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें आप मैथ्स को थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा दीजिए, ताकि आप, क्योंकि मैथ्स है जो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो पहले आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आप एसएसटी, साइंस, इन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपने वीक एरियाज, अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा दीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। वंस अगेन ऑलमोस्ट सेम कि आप एक रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए। ठीक है, जिसके अंदर आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितना काम करना है, आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज करने हैं, कौन से सब मतलब चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको कम टाइम देना है और कौन से ऐसे हैं जिनको आपको ज्यादा टाइम देना है। और आप ये श्योर कीजिए कि आप फुल जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अपनी रिवीजन, वन टाइम रिवीजन जो है वो जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। अभी देखिए सैंपल पेपर्स को तभी प्रैक्टिस करने का फायदा है जब आप एक रिवीजन कर चुके हैं। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर सीबीएसई की साइट पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस की वीडियोस मैंने भी अपलोड की हुई हैं। आप, मतलब मैंने इंग्लिश की हैं, आप अदर सब्जेक्ट्स में भी लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी उनको अरेंज कीजिए। मार्केट में भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप 10 पेपर्स को, 10 सैंपल पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप थॉरली सॉल्व कर लेते हैं विद क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, तो आपको और ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत, आप इजीली अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे।
नेक्स्ट है स्टडी ब्लूप्रिंट। आप कोई भी सब्जेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो चैप्टर है उसकी वेटेज क्या है, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, जिसकी वेटेज कम है उसको कम टाइम दीजिए। नेक्स्ट जो है वो डोंट टेक स्ट्रेस। देखिए, अगर आपने अभी तक अपने टाइम को यूटिलाइज किया है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जो बच्चों ने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है अपनी स्टडीज़ को और उन्होंने ज़्यादातर इंजॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, तो उनका भी ये है कि अभी वो एकदम से स्ट्रेस ना लें। ठीक है, आपको एकदम से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, फिजिकली भी प्रॉब्लम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्ट्रेस की वजह से मतलब आपको और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस होंगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इसीलिए ये बात बता रहे हैं कि आप प्रॉपर एक शेड्यूल बना के उसको अपने जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और आप पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए, मतलब आप जनरल जो चीज़ें हैं उनको लर्न कीजिए, उसके बाद आप एडवांस्ड की तरफ जाइए। देन कट डिस्ट्रैक्शंस। जैसा कि आपको पता ही है अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एफबी है, इंस्टा है ना, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, या आपको अदर जो है चीज़ों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एक टाइम के लिए, अभी थोड़े टाइम के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट जो है डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट कर दीजिए। दैट मीन्स कि अगर आपका प्ले टाइम, मान लीजिए आप 2 घंटे प्ले करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं या कोई भी आउटडोर गेम खेलते हैं, आप इस 2 आवर्स को कट करके एक बार 1 आवर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप रील्स देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके जो है 2 घंटे बीत जाते हैं, तो इन रील्स को आप टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल नहीं होंगी, बल्कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, देन है नोट्स एंड माइंड मैप्स। आप कोशिश कीजिए जितना हो सके नोट्स बना लीजिए, माइंड मैप्स बना लीजिए। मतलब जैसे आपका कोई भी एक चैप्टर है, उसको आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसके 2 पार्ट्स हैं, इस तरह से करके आप माइंड मैप्स बना के, ठीक है, उसको आप इस तरह से अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाइए उन चैप्टर्स की, उनके मेन पॉइंट्स की, ताकि जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको लिख पाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज द प्रैक्टिस, दैट इज द की टू सक्सेस। आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, लिख लिख के लर्न कीजिए, अगर आपको वैसे याद नहीं होता है तो, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान भी रखिए, खाने पीने का, अपनी नींद का, अपनी मतलब रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा इजीली अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसके अलावा वीडियो जो है वो दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी जो हैं इस वीडियो को देखें, अपने सपोर्ट भी करें और इस वीडियो से बेनिफिट भी लें। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ, इंग्लिश में पास होना किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मैं टिप्स दूंगी, उन टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर अगर आप सपोज कीजिए, आप मान लीजिए आप अपने आप को 50% प्रिपेयर समझते हैं, तो आई कैन हेल्प यू टू गेट अबव 70, मीन्स 70% ओवरऑल, ओके, आउट ऑफ 100। सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट, आपको पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो जरूर पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आने वाला है। ब्लूप्रिंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग है, इसके लिए मैं आपको अलग से टिप्स बताऊंगी। बी जो है वो आपका राइटिंग एंड ग्रामर है, ठीक है, इसके लिए अलग से बताऊंगी। और सी जो है वो आपका लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। सो ब्लूप्रिंट आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको जो सेक्शन अपना वीक लग रहा है आप उसी के ऊपर पहले ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग, वो 20 मार्क्स का होगा, राइटिंग एंड ग्रामर वो 20 मार्क्स का होगा,
एंड आपका जो लिटरेचर है वो 40 मार्क्स का होगा। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि 40 मार्क्स, दैट मीन सेक्शन सी जो है उसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। और इसमें भी आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी वेटेज ज्यादा है। तो अब आपको ये जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और लिटरेचर पार्ट मतलब आपको चैप्टर्स जो हैं और पोएम्स जो हैं उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। उसके बाद आता है जनरल लाइंस। जनरल लाइंस मतलब कि हर चैप्टर से रिलेटेड, हर पोएम से रिलेटेड 4 to 5 कुछ ऐसी लाइंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने द प्रपोजल चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है, उसके अंदर मैंने जनरल लाइंस बताई हैं। एक मैंने आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम की वीडियो अपलोड की है, उसकी भी जनरल लाइंस बताई हैं। अगर आपको और भी चैप्टर्स की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले वो आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो जनरल लाइंस जो है उनको आपको जरूर लर्न करना है। अब देखिए जनरल लाइंस का क्या है कि वो बिलो एवरेज बच्चों के लिए कैसे हेल्प करती हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन का सपोज करो आंसर नहीं आता, अगर वो जनरल लाइंस भी लिख के आते हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से उनको एटलीस्ट 1 मार्क जरूर मिल जाएगा। और हाई एवरेज बच्चों के लिए कैसे हेल्प करता है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसका 1 सेंटेंस में आंसर है एंड यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, 1 और 2 सेंटेंस में आप उसको लिख सकते हो, तो आपको 1 और 2 सेंटेंसेस लिखने पे भी 1 मार्क ही मिलेगा या 1.5 मिलेगा। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस ही क्या रह गया, है ना। तो जो हाई एवरेज बच्चे हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर के साथ में उसके साथ जनरल लाइंस जब इंक्लूड करेंगे और बिना किसी एरर के अगर आप लिखते हो तो आप 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स गेट कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो जनरल लाइंस है वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। जब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जो बच्चा बिलो एवरेज है, अब उसको ये लगता है कि ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ठीक है, मुझे देख के डर लगता है कि इतना लॉन्ग आंसर कौन लिखेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया कि ये तो द प्रपोजल चैप्टर में से है, ठीक है, आप उसके आंसर में कुछ मत लिख के आओ, सिर्फ जनरल लाइंस लिखाओ। आपको एग्जामिनर उसमें से 2, 2.5 हो सकता है, अगर क्वेश्चन अप्रोप्रिएट हुआ तो आपको 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ बिलो एवरेज के लिए। देखो भाई, ना से तो कुछ तो बेहतर है ना, मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको 0 मार्क मिल रहा है, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया और जनरल लाइंस भी लिखी तो आपको एटलीस्ट 2, 2.5, 3 कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। अगर जब आपको जनरल लाइंस आप लर्न करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो उसमें एरर भी नहीं होगा, जब एरर नहीं होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे। अब अगर हाई एवरेज बच्चों की बात करें, सपोज कीजिए कि वो उनको आंसर आता है, मतलब वो आंसर को बड़े अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हैं, एक तो उनको सोचने में टाइम लगता है, ठीक है, उनका जो सोच के जब वो आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, ज्यादा वर्ड्स को, वोकैब को, सबको अरेंज करने में उनको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, कंटेंट वो उतना ही लिख पाएंगे। लेकिन अब सपोज कीजिए कि आपको अगर आंसर करना है 120 वर्ड्स में से, अब 120 वर्ड्स में से 50 to 60 वर्ड्स आपको ऑलरेडी लर्न है जनरल लाइंस, ठीक है, तो ये 50 to 60 वर्ड्स लिखने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, और जो आपको खुद से जो आंसर ऐड करना है वो तो करना ही है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होगा, जब इतने पार्ट में आपकी कोई एरर भी नहीं आएगी, इसमें अगर माइनर 1-2 एरर आ भी जाती हैं तो भी आपको 5.5 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी बच रहा है। तो ये 2 बेनिफिट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। और अगर आपकी कोई एरर नहीं है, आंसर पूरा अप्रोप्रिएट आप लिख के आते हो, तो आपको 6 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनरल लाइंस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले चैप्टर की जनरल लाइंस जरूर प्रिपेयर कीजिए। देन सैम्पल पेपर्स। अगर हम सैम्पल पेपर्स की बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको गो थ्रू कीजिए, जिसमें मैंने ग्रामर एंड लेटर राइटिंग का कंटेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सैम्पल पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अनसीन पैसेजेस भी, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर सेक्शन जो भी उसके अंदर कवर हो रहा है, और लिटरेचर पार्ट भी, आप इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 10 पेपर्स आप एटलीस्ट सॉल्व कीजिए। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब वही है कि पहले जनरल लाइंस,
अपार्ट फ्रॉम दैट आप कैरेक्टर स्केचेस, ठीक है, और हाउ द टाइटल इज जस्टिफाइड, इस टाइप के। और अपार्ट फ्रॉम दैट सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, मतलब किसी भी स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए। मतलब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, लेकिन उनको एक बार देखना जरूर है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। अब इस रीडिंग टाइम में हम क्या करते हैं, हम मोस्टली अनसीन पैसेज से स्टार्ट करते हैं और एक ही पैसेज को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ये 15 मिनट्स हमारे एक ही पैसेज पे, मतलब हमने सिर्फ 10 मार्क्स पे इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से हम मेन पॉइंट्स कई बार दिमाग से स्किप हो जाते हैं, या जैसे लेटर राइटिंग लिखते वक्त हमारा फॉर्मेट में रॉन्ग हो गया, मिस्टेक हो गई, तो ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसीलिए आपको बताया कि जनरल लाइंस अगर आपको प्रिपेयर होंगी तो आप लिटरेचर सेक्शन जो आप मान लीजिए 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसका टाइम आपका रिड्यूस होके 50 मिनट्स हो जाएगा, या अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं 45 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 15 मिनट्स बच गए। अब ये 15 मिनट्स हम क्या करेंगे, अनसीन पैसेज पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की, अब लेटर राइटिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। ये आपका 5 मार्क का आएगा। अब नॉर्मली जब आप लेटर लिखते हैं, आपको पहले अगर फॉर्मेट ही याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस लेटर को लिखने में 10 मिनट का टाइम लगा देंगे, ठीक है। सोचेंगे अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, इसके बाद क्या लिखूं। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न है और लेटर की जनरल लाइंस आपको आती हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी 10 मिनट्स को आप 5 to 6 मिनट्स में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आपके 4 मिनट्स बचेंगे। तो ये 4 मिनट्स भी हम अनसीन पैसेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मतलब जितना हो सके आप पोर्शन प्रिपेयर करके अगर जाएंगे तो आप अनसीन पैसेज जो कि टोटली अनसीन है, कहीं से भी आ सकते हैं, उस पर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सेक्शन वाइज थोड़ा बता देती हूँ कि सेक्शन ए जो रीडिंग, ठीक है, रीडिंग पैसेज में मतलब आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। दोनों अनसीन पैसेजेस जो हैं वो आपको थॉरोली रीड करने हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए। आप एक फास्ट रीडिंग कीजिए दोनों पैसेजेस की, और फिर एक स्लो रीडिंग कीजिए, ठीक है। फास्ट रीडिंग से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है, और फिर आप स्लो रीडिंग करते हुए जो अपने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साथ साथ में हम मार्क्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको ये 10-10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आ रहा है, आप इसमें ज्यादा नहीं तो 5-5 तो आप इंश्योर हो सकते हो कि 5-5 मार्क्स तो हमारे आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग अगर आपको जिस टाइप से मैं सिखाती हूँ उस टाइप से अगर आप कर पाते हैं तो आप इसमें आराम से 4 मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएंगे। मतलब 1-2 एरर भी हो जाती हैं तो भी, लेकिन इसमें आपको ये कंडीशन है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए, प्लस आपको जनरल लाइंस अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आप 4 मार्क्स ले रहे हो, लेटर राइटिंग के 4 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिकल पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो भी है। अब ये पैराग्राफ भी बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आपको ये भी आता है, आप देखिए मैं नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे की बात कर रही हूँ, अगर वो जनरली क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा सा इलेबोरेट करके कुछ भी लिख के आता है, उसको मिनिमम 2-2.5 मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है। एरर्स होंगी तो भी, लेकिन आप कंडीशन ये है कि आप अटेम्प्ट जरूर करके आइए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो अपलोड करने की। उसके बाद हम बात करते हैं अगर ग्रामर की। ग्रामर में अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच आते हैं तो आपके 3 मार्क्स श्योर हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लिया है तो आपको वो भी 2 मार्क्स कवर अप करवाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो और मान लीजिए ये मैं 5 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, बाकी जो 5 होंगे वो भी होंगे तो इन्हीं से रिलेटेड, मॉडल से, टेंसेस से, ठीक है। तो हम मिनिमम 5 मार्क्स तो गेन कर ही पाएंगे ग्रामर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको पोएम्स में से और एक चैप्टर में से, 5-5 मार्क्स के। तो क्या हम इतना भी प्रिपेयर नहीं होंगे
पूरे सेशन में रीड करके, अभी रिवीजन करके, जनरल लाइंस को रिमाइंड करके कि हम इसमें 2+2 मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे, 4 मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वो हमारा स्कोरिंग पार्ट है। इसमें आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना, ये बात आप प्रॉपर दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के, आपकी बुक में से, फर्स्ट फ्लाइट में से। अब वही बात, अगर आप जनरल लाइंस भी लिख के आते हो तो आपको 1.5 मिलेंगे, दैट मीन्स 50% मार्क्स, 6 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर पा रहे हो। और ऐसे ही फिर आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स के, वो आपकी आएंगे सप्लीमेंट्री में से, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। अगर यहाँ पे भी हम जनरल लाइंस भी लिख के आते हैं या थोड़ा बहुत आंसर क्रिएट कर पाते हैं तो हमें 50%, दैट मीन्स 3 मार्क्स जो है वो जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा फर्स्ट फ्लाइट में से, जो कि 6 मार्क्स का। अगर आप जनरल लाइंस भी लिख के आते हैं तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। और नेक्स्ट फिर से लास्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपकी सप्लीमेंट्री रीडर में से, इसमें से भी आपको 2 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ये मैं तब बात कर रही हूं जब आप सिंपली जनरल लाइंस लिख के आ रहे हो और आप ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो। अब आप इन मार्क्स का टोटल कर लीजिए, ठीक है। 5 + 5 10, 14, 16, 21, 25, 25 and 6, 31, 31 and 3, 34, 36 and 38, ठीक है। ये 38 मार्क्स आपके तब आ रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम 38 ले रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ पे और काम कर लेते हैं, लेटर राइटिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं, और हमारा लिटरेचर पार्ट अच्छे से जनरल लाइंस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो है उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये 38 का 58 हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। और अब मैं आपको एक जो है मंत्र दे रही हूँ, मतलब जो कि आपको इंग्लिश में पास करवाएगा। सिंपल सा एक मंत्र है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। सिंपल, आपको अगर लगता है कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे इसमें एक भी लाइन नहीं आती, तो भी आप कोशिश करना, आपको चैप्टर से, स्टोरी से, पोएम से रिलेटेड जो भी मन में याद आ रहा है उस टाइम पे, जो भी आपको याद आ रहा है, अटेम्प्ट जरूर करके आओ। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको नहीं आता, लेकिन आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए, कुछ जरूर लिख के आइए। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना है। 1 रिवीजन इज मस्ट, आपको एक रिवीजन हर टॉपिक की जरूर करनी है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पास हो सकते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इन्हीं कीवर्ड्स को, इन्हीं मंत्रास को ध्यान में रखिए, फॉलो कीजिए, जितना हो सके सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। आराम से आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और इंग्लिश जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं और मैथ साइंस में अगर आप थोड़े कम भी लाते हो, तो ये आपका ओवरऑल जो एवरेज है उसको कवर करवा देगा, तब आपके जो एग्रीगेट है वो अच्छा बनेगा और आपको आगे एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।